आंचल और चंचल अपने गरीब माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। एक रोज उनके पिता मजदूरी कर कर घर लौटते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना? अब इस बुढ़ापे में कैसे ठीक रहूंगा। थोड़ी भी वजन उठाता हूँ तो थकान हो जाती है। तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? आज फिर डॉक्टर के पास ले गई थी। उन्होंने कहा कि अभी दवाई और चलेगी। इन दवाइयों का खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा। पिताजी, आप ये सब छोड़िए और पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। आप वैसे भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। कुछ ही देर में आंचल अपने पिता को एक थाली में खाना परोस कर देती है और दोनों बहनें अपने बूढ़े पिता को खाना खाते हुए देखकर आपस में बात करती हैं। पिताजी इस उम्र में भी हमारे लिए मजदूरी करते हैं, बोझ उठाते हैं। मुझे तो उन्हें काम करते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये तो तुम सही कह रही हो। ऊपर से घर का, माँ की दवाइयों का खर्चा और फिर जरूरत के सामान का खर्चा, वो भी ढंग से पूरा नहीं हो पाता। तो दीदी, क्यों ना हम भी घर का खर्च चलाने में पिताजी की मदद करें? हम भी कोई काम ढूंढते हैं ना। मेरे मन में भी यही बात चल रही है। अगर हम दोनों काम करेंगे तो कुछ तो सहारा होगा, और क्या पता फिर पिताजी आराम से घर बैठे, उन्हें काम करने की जरूरत ही ना पड़े। दोनों बहनें अपने बूढ़े और बीमार पिता की हालत देखकर काम ढूंढने का फैसला करती हैं। जहां आंचल को किचन की दुकान में साफ सफाई करने का काम मिल जाता है, तो वहीं चंचल को अनाज के गोदाम में हिसाब किताब रखने का काम मिल जाता है। दोनों घर आकर अपने माता पिता को ये बात बताती हैं। पिताजी, अब हम दोनों भी काम करेंगे और जल्दी ही आप घर में बैठकर आराम करेंगे। अरे बेटी, घर में आराम से बैठने का सुकून भला गरीब के नसीब में कहाँ होता है। जो भी हो, हमारी बेटियां काम करेंगी तो कुछ तो मदद मिलेगी। आपको तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब बीतते समय के साथ दोनों बहनें अपने अपने काम को मन लगाकर करती हैं। एक शाम जब आंचल सफाई कर रही होती है, तभी उसका मालिक कहता है। ओहो, आज तो चिकन ज्यादा ही काट लिया। अब तो ग्राहक भी कल ही आएंगे। अब इस चिकन का क्या करूं? लाइए, मैं एक बर्तन में रख देती हूँ। अरे दुकान में फ्रिज नहीं है। गर्मी के कारण ये चिकन तो कल तक खराब हो जाएगा। एक काम करो, तुम इसे ले जाओ। मैं ले जाऊं? लेकिन मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे पैसे किसने मांगे हैं? तुम ऐसे ही ले जाओ। वैसे भी यहाँ पड़े पड़े खराब होने से बेहतर है कि कोई बनाकर खा ले। रसिक बचा हुआ चिकन आंचल को दे देता है। तो वहीं दूसरी ओर गोदाम में चंचल अपना काम कर रही होती है। तभी अनाज की गाड़ी आ जाती है। गोदाम का मालिक मजदूरों से अनाज रखवा रहा होता है। तभी वो एक चावल के बोरे को देखकर कहता है। अरे 2 महीने हो गए हैं इस चावल के बोरे को। इसमें थोड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो दुकानदार जल्दी खरीदेंगे भी नहीं। मालिक, मैंने गोदाम की साफ सफाई कर दी है और कुछ काम है तो बताइए, फिर मुझे घर भी जाना है। ये चावल मैं सुखिया और चंचल को पकड़ा देता हूँ। बेचारे गरीब खुश हो जाएंगे। क्या हुआ सेठ जी, आप किस सोच में पड़ गए? सुखिया चाचा आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे मैं कह रहा था, तुम दोनों इतनी मेहनत और लगन से काम करते हो, तो मैंने सोचा ये चावल तुम दोनों में आधा आधा बांट दूं। सच में मालिक? और नहीं तो क्या, जा एक बोरा ले आ और आधे चावल उसमें डालकर चंचल को दे दे। सुखिया मुफ्त में मिली चीजों को लेकर बहुत खुश होता है। तो वहीं चंचल भी चावल लेकर घर पहुंचती है। फिर वो देखती है कि आंचल भी चिकन लाई है। अरे आंचल, इतना महंगा चिकन तो कहाँ से ले आई? दीदी, वो दुकान में चिकन ज्यादा कट गया था तो रसिक भैया ने मुझे थोड़ा मुफ्त में दे दिया। आप ये चावल क्यों लाई हैं? आज सेठ जी ने मुझे और सुखिया चाचा को आधे आधे चावल बांट दिए। मैंने सोचा घर में काम आएंगे तो ले आई। दीदी, जब चिकन और चावल है तो आज हम चिकन बिरयानी बनाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। अब दोनों बहनें चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कुछ ही देर में रमेश थक हार कर वापस आता है, तो दोनों बहनें उसे चिकन बिरयानी परोसती हैं। ये क्या, चिकन बिरयानी? अरे तुम दोनों काम करने लगी, इसका मतलब ये नहीं कि इतने महंगे खाने पर पैसे उड़ाओ। अरे आप शांत हो जाइए, क्यों गुस्से से अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? इन दोनों ने कोई पैसे खर्च नहीं किए। वो तो इनके मालिक ने इन्हें बचे हुए चिकन और चावल दे दिए, उसी से इन्होंने ये बना दिया। मुझे माफ करना। इस गरीबी में ये चिकन बिरयानी देखकर मुझे लगा तुम लोगों ने पैसे खर्च किए होंगे। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम से खाना खाइए।
पूरा परिवार एक साथ बैठकर चिकन बिरयानी खाता है। बिरयानी तो बहुत चटपटी बनाई थी, खाकर मजा ही आ गया भाई। अगली सुबह बची हुई बिरयानी दोनों बहनें लंच में ले जाती हैं और थोड़ा थोड़ा अपने मालिक को खिलाती हैं। बिरयानी खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, चिकन बिरयानी तो बहुत चटपटी बनी है। ऐसी बिरयानी खाने के लिए तो लोग बाहर 100 रुपए खर्च कर देते हैं। रसिक और सतपाल की बातें आंचल और चंचल के दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसके बाद वो घर आकर इस बात पर चर्चा करती हैं। हमें चिकन बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन दीदी, हमारे मालिक रोज रोज हमें चिकन और चावल फ्री में तो देंगे नहीं। फ्री में लेना ही क्यों है? हाँ, हम उनसे कहेंगे कि वो हमें थोड़े सस्ते दामों में ये दोनों चीजें दे दें, ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए। पर हमें दिन में तो काम करना होता है, फिर हम चिकन बिरयानी बेचेंगे कब? हम काम तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए शाम को ही बिरयानी बनाकर बेचेंगे। अब दोनों बहनें चिकन बिरयानी बनाकर बेचने के लिए अपने अपने मालिक से सस्ते दामों में चिकन और चावल देने के लिए मदद मांगती हैं। रसिक तो मान जाता है, लेकिन सतपाल थोड़े नखरे करता है, लेकिन आखिर में वो भी मान जाता है। कुछ पैसे देकर शाम के समय दोनों बहनें बिरयानी बनाने का सामान और बर्तन खरीद कर लाती हैं और फिर अगली शाम को काम से लौटकर दोनों चिकन बिरयानी बनाती हैं और बेचने के लिए बाजार जाती हैं। दीदी, हम बिरयानी बनाकर ले तो आए हैं, लेकिन क्या लोग हमारी बनाई हुई बिरयानी पसंद करेंगे? ये तो बिरयानी खाने के बाद लोग ही बताएंगे, तो टेंशन मत ले और जल्दी से आवाज लगाना शुरू कर। तब तक मैं बिरयानी प्लेट में परोसती हूँ। आओ आओ, चटपटी चिकन बिरयानी खाओ। आओ आओ, चटपटी चिकन बिरयानी खाओ। चटपटी चिकन बिरयानी कितने की है? बस 100 रुपए प्लेट है, खाकर देखिए। 100 रुपए प्लेट? ये तो बहुत महंगी है, मुझे नहीं चाहिए। आप एक बार चक्कर तो देखिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी इतनी महंगी बिरयानी। बिरयानी के दाम सुनकर शांता वहां से चली जाती है। ग्राहक को ठेले के पास से ऐसे जाते हुए देखकर चंचल और आंचल बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहती हैं, बिरयानी तो इतने ही रुपए में आती है, फिर लोगों को ये महंगी क्यों लग रही है दीदी? शायद हम नए नए बिरयानी बेचने आए हैं, तो लोग इतने पैसे हमारी बिरयानी पर खर्च नहीं करना चाहते। मुझे लगता है हमें दाम थोड़े कम रखने चाहिए, जिससे ग्राहक कम से कम हमारी चिकन बिरयानी चखे तो सही। दोनों बहनें मिलकर बहुत सोचती हैं और फिर बिरयानी के दाम 100 से 50 रुपए कर देती हैं। कम दाम सुनकर लोग आते हैं और बिरयानी चख कर देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या चटपटी चिकन बिरयानी है। आह, खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसा करो, एक प्लेट पैक भी कर दो। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। इस तरह पहले दिन कुछ ग्राहक दोनों बहनों के ठेले पर आते हैं। सारी बिरयानी नहीं बिकती, लेकिन शुरुआत में इतना भी दोनों गरीब बहनों के लिए बहुत था। देर रात वो घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि रमेश के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ना जाने भगवान हम गरीब की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। पड़ोसी की मोटरसाइकिल पर घर आ रहे थे और एक गाड़ी से टक्कर हो गई। जो होना था वो तो हो ही गया। अब मुझे तो ये चिंता है कि अब इस टूटे हाथ को लेकर मैं काम पर कैसे जा पाऊंगा। पिताजी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस हालत में आप कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों हैं ना, हम दिन में काम करके और रात को चिकन बिरयानी बेचकर सबको संभाल लेंगे। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तुम दोनों समझती नहीं हो। ये कहना आसान है, लेकिन जब घर में चीजों की किल्लत होने लगेगी तो फिर तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा काम पर जाना कितना जरूरी है। हम कुछ नहीं जानते पिताजी। हम कह रहे हैं ना कि आप काम पर नहीं जाएंगे। आप बस घर पर रहकर अपना ध्यान रखिए, बाकी हम संभाल लेंगे। ऐसी हालत में चंचल और आंचल दोनों बहनें अपने माता पिता को समझती हैं और खुद को भी तसल्ली देती हैं, जिसके बाद से वो बहुत मेहनत से काम करती हैं। दिन में वो 9 घंटे चिकन की दुकान और गोदाम पर काम किया करती हैं। उसके बाद मेहनत से चिकन बिरयानी बनाकर शाम को बाजार में बेचने जाया करती। सच में तुम्हारी बनाई चिकन बिरयानी तो बहुत बढ़िया है। मैं ही पागल थी जो उस दिन पैसे के चक्कर में नहीं लेकर गई। कोई बात नहीं, आप जल्दी बताइए कितनी प्लेट दूं? बाकी के ग्राहक भी खड़े हैं। हाँ हाँ, 2 प्लेट पैक कर दो। इस तरह दोनों बहनें मेहनत से काम करती और बिरयानी बेचती, जिससे धीरे धीरे उनकी बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है और इस वजह से उनकी कमाई भी पहले से ज्यादा हो जाती है, जिससे वो अपने माता पिता का इलाज भी ठीक से करवाती हैं।
पूरे 1 महीने बाद ये प्लास्टर हटा है। अगर तुम दोनों नहीं होती तो शायद हम दोनों गरीबी और बीमारी से ही मर जाते। पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सच में तुम दोनों तो हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर हो। ये सुनकर दोनों की आंखें भर आती हैं। अब बिरयानी के ग्राहक ज्यादा बढ़ने से दोनों बहनें और मेहनत से और ज्यादा चिकन बिरयानी बनाने लगती हैं और धीरे धीरे वो गरीब बहनों की चिकन बिरयानी के नाम से मशहूर होने लगती हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी चटपटी चिकन बिरयानी हमें इतनी सफलता दिलाएगी। सच में एक चिकन बिरयानी बनाने के फैसले ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। चिकन बिरयानी है या खत्म हो गई? अभी तो बची है, बताइए आपको कितनी देनी है? 3 प्लेट पैक कर दो। आज घर वालों को चिकन बिरयानी की पार्टी दूंगा। हाँ, अभी कर देती हूँ। इस तरह गरीब बहनों की चटपटी चिकन बिरयानी का स्वाद ग्राहकों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसके कारण आंचल और चंचल की जिंदगी भी बेहतर होने लगी थी। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, वैसे ही सुरभि और ज्योति दोनों बहनें पकोड़े लेकर भागती हुई ट्रेन में जाती है। तभी ट्रेन में दोनों बहनों के बनाए हुए पकोड़े की खुशबू से ट्रेन में बैठे हुए यात्री पकोड़े लेने के लिए उन दोनों को आवाज लगाने लगते हैं। तभी दोनों बहनें बारी बारी सभी को पकोड़े देती है, जिससे उन दोनों बहनों की खूब अच्छी बिक्री होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आगे की ओर निकलने के लिए तैयार होने लगती है। तभी सुरभि और ज्योति दोनों ट्रेन से उतर जाती है। क्या बात है ज्योति, हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बिक्री हुई है आज हमारी। और नहीं तो क्या, हमें तो लगा था कि आज हमारी बहुत ही कम बिक्री होगी, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक से चलने की भी जगह नहीं थी इस ट्रेन में। पर देखो, इस भीड़ को हमारे हाथ का बना हुआ पकोड़ा इतना ज्यादा पसंद आया कि आज तो सारे के सारे पकोड़े ही खत्म हो गए। हाँ हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी अपना बाकी का सारा सामान उठाकर घर चलते हैं। हाँ बहन, घर जाकर तो हमें घर का भी काम करना है। इसलिए बोल रही हूँ कि जल्दी घर जाते हैं, ताकि घर जाकर हम जल्दी से घर का सारा काम खत्म करें। उसके बाद हम दोनों बहनें साथ मिलकर थोड़ा सा आराम करेंगे। आज सुरभि और ज्योति की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी, इसलिए दोनों बहनें बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें मिलकर अपने पकोड़ों की दुकान बढ़ाती है और फिर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में सुरभि की चप्पल टूट जाती है। अरे ज्योति, ये देख, मेरी तो चप्पल ही टूट गई, अब क्या करूँ? हे भगवान, तेरी चप्पल को भी अभी ही टूटनी थी क्या? अभी तो हमारा घर बहुत दूर है, काफी दूर हमें पैदल चलना है। ऊपर से ये चप्पल भी अभी टूट गई। हाँ ज्योति, अब मैं क्या करूँ? रात के अंधेरे में खाली पैर घर कैसे जाऊंगी? अगर मेरे पैर में कुछ चुभ गया तो मैं कल पकोड़े बेचने कैसे आऊंगी? अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ ज्योति। ऊपर से हमें घर भी जाना है, बहुत लेट हो रहा है। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे सुरभि, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? रुक जा, हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा शांत रह तू। अरे ज्योति, अब मैं परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ? एक तो वैसे ही हम दोनों बहनें बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ऊपर से चप्पल टूट जाने से सुरभि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ज्योति को सामने एक चप्पल की दुकान दिखाई देती है। दुकान देखकर ज्योति खुशी से अपनी बहन सुरभि से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी शांत हो जा तू, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। यार ज्योति देख, भगवान के लिए इस वक्त तो मजाक मत कर तू। हमारे आसपास कुछ भी नहीं है और तू है कि सच में हम दोनों में से ना सबसे ज्यादा अगर कोई समझदार है तो वो मैं हूँ। और तू सच में 1 नंबर की डरपोक और बेवकूफ है। तुझे सामने वो चप्पल की दुकान नजर नहीं आ रही है क्या? अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं इस दुकान से अपने लिए नई चप्पल खरीद लूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। आज हमारी वैसे भी बहुत अच्छी बिक्री हुई है, उन्हीं में से थोड़े बहुत पैसे तू चप्पल के लिए निकाल ले। आज दोनों बहनों की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी, इसलिए वो दोनों बहनें उन्हीं पैसों में से थोड़े से पैसे लेकर अपने लिए चप्पल खरीदने के लिए दुकान पर जाती है। अंकल, आप मेरी बहन के लिए एक बढ़िया सी चप्पल दिखा दो। इसकी चप्पल टूट गई है, इसलिए हम दोनों चप्पल खरीदने आपकी दुकान पर आए हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को चप्पल खरीदनी है। तुम्हारे पास पैसे तो है ना, या फिर तुम दोनों यहाँ बस मेरा समय बर्बाद करने के लिए आई हो?
अरे अंकल, आप पैसों की चिंता क्यों करते हो? और वैसे भी हमारे पास भी इतना फालतू समय नहीं है कि हम आपका समय बर्बाद करने आएंगे। हमारा भी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। दोनों बहनों की बातों को सुनकर दुकानदार सुरभि को एक बहुत ही प्यारी सी चप्पल दिखाता है। चप्पल देखकर सुरभि का मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी दुकानदार उन्हें चप्पल का दाम बताते हुए कहता है, ये लो, ये चप्पल हमारी दुकान की सबसे सुंदर चप्पल है और इसका दाम है 500 रुपए। 500 रुपए की चप्पल? ये तो बहुत महंगी है। हाँ अंकल, ये तो बहुत महंगी है। आपके पास कोई सस्ती सी चप्पल नहीं है क्या, जैसे 100-150 के दाम में? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें 150 रुपए वाली चप्पल दिखाता हूँ। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, बेकार में आ जाते हैं मुंह उठाकर दुकान में। अंकल, हमारा जितना बजट है आप उसी बजट में हमें चप्पल दिखाओ ना, और हमें नहीं खरीदनी महंगी चप्पल। अगर आपकी दुकान में सस्ती चप्पल नहीं है तो आप बता दो, हम यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें सस्ती चप्पल। सुरभि मन मार कर अपने लिए एक सस्ती सी चप्पल खरीद लेती है। उसके बाद दोनों बहनें दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही उनकी माँ अर्चना उनसे कहती है, कहाँ थी तुम दोनों बहनें अब तक? और ये क्या, सुरभि के पैर में ये नई चप्पल कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने पकोड़े बेचकर अपने लिए चप्पल खरीद ली। नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। हमारे पास खुद के पैसे बचे हुए थे तो हमने उन्हीं में से अपने लिए एक चप्पल खरीदी है, क्योंकि सुरभि की चप्पल रास्ते में टूट गई थी। अच्छा, चप्पल टूट गई थी या फिर जानबूझकर सुरभि ने अपनी चप्पल तोड़ी है ताकि उसे नई चप्पल खरीदने को मिल जाए? देखो, तुम दोनों का बहाना रोज रोज नहीं चलेगा, समझी बात? आज जितने पैसों की कमाई हुई है वो सारे पैसे मुझे दो और चुपचाप घर का सारा काम करो। बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी से खाना बन जाना चाहिए। दरअसल अर्चना सुरभि और ज्योति की सौतेली माँ थी, इसलिए वो उन दोनों बहनों पर खूब अत्याचार किया करती थी। इसी तरह से यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह ज्योति की अचानक बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ सुरभि आती है और सुरभि अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, तुझे तो बुखार है ज्योति। हाँ सुरभि, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ पकोड़े बेचने नहीं जा सकती हूँ। आज तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा मेरी बहन। अरे तो इसकी चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं अकेले सब संभाल लूंगी, बस तो ठीक हो जा, समझी? ठीक है बहन, तू जा, वरना तुझे लेट हो जाएगा। सुरभि और ज्योति दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्चना आ जाती है और अर्चना ज्योति से कहती है, क्या बात है, आज तुम्हें पकोड़े बेचने नहीं जाना है क्या? लगता है फिर से तेरी मार लगानी पड़ेगी, तब तुझे समझ में आएगा। नहीं माँ, आज सच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरा बुखार चेक कर सकती हो। मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। चाहे तेरा शरीर बुखार से तपे या फिर जलकर राख हो जाए, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों का जो रोज का काम है वो तुम्हें करना ही होगा, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए या फिर तुम्हें बुखार चढ़े। सुरभि, माँ को समझाओ ना कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ, बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी जब मुझे कोई परेशानी नहीं है अकेले पकोड़े बेचने में, तो आप क्यों जबरदस्ती ज्योति को भी मेरे साथ भेज रही हो? 1-2 दिनों के लिए आराम करने दीजिए, जब वो ठीक हो जाएगी तब हम दोनों बहनें साथ मिलकर जाएंगे। लगता है तुम दोनों की मार लगानी पड़ेगी, तब तुम्हें अकल आएगी। और वैसे भी मैं देख रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों की जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। एक तो तुम्हारी माँ है, तुम दोनों का बोझ मेरे सर पर छोड़ दिया, और तो और तुम्हारा बाप भी तुम्हारी माँ की तरह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तब से लेकर अब तक मैं ही तो तुम्हारा पालन पोषण कर रही हूँ, और एक तुम हो कि मेरी बात नहीं मान रही हो। माँ, कभी कभी तो लगता है कि हम दोनों बहनें कमा कर इस घर को चला रहे हैं। आप तो सारा दिन इस घर में बैठी रहती हो और हमें मारती रहती हो। ये सुनते ही अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और अर्चना गुस्से में एक डंडा लेकर आती है और उस डंडे से सुरभि और ज्योति दोनों की पिटाई करने लगती है और जबरदस्ती दोनों बहनों को मार पीट के पकोड़े बेचने जाने के लिए कहती है। कि तभी वहाँ एक बबीता नाम की औरत आती है जो कि एक एनजीओ की संस्थापक थी और वो अर्चना को ज्योति और सुरभि के साथ जबरदस्ती करता हुआ देख लेती है। अरे ये क्या हो रहा है?
और तुम क्यों बेरहमी से इन दोनों बच्चियों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है इन दोनों बच्चियों ने तुम्हारा, जो तुम इतना बेरहम हो गई हो अर्चना? अरे मारू नहीं तो और क्या करूं? इन दोनों की जुबान कैंची की तरह चल रही है, इसलिए आज मुझे उनकी जुबान काटनी ही होगी ताकि ये दोनों दोबारा कभी मुझसे जबान ना लड़ाए। नहीं आंटी, हमारी माँ झूठ बोल रही है। आज मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए आज मेरा मन नहीं था काम पर जाने का, और ये है कि जबरदस्ती हम दोनों को मार पीट कर काम पर भेज रही है। बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत भरी है। और अर्चना, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम इन दोनों बच्चियों के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हो। देखो, ये मेरे घर का निजी मामला है, इसलिए तुम मेरी निजी मामलों में ना ही पड़ो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सुरभि बेटा, ज्योति बेटा, तुम दोनों भले ही अभी सिर्फ 15 साल की हो, लेकिन इतनी कम उम्र में तुमने बखूबी अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। और बच्चे, तुम्हारे पास भगवान ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है पकोड़े बनाने का, जिससे तुम अकेले ही खुद को पाल सकती हो। तुम्हारे हाथ के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए तुम्हें इस घर में रहकर अपनी माँ की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनें साथ मिलकर अकेले हर चीज हासिल कर सकती हो जिसकी तुम हकदार हो। हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक करेंगे। वैसे ही इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें यहाँ कुछ भी आसरा नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों बहनें अब हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर जा रहे हैं। बबीता की बात सुनकर ज्योति और सुरभि दोनों ने फैसला ले लिया था कि अब वो दोबारा अपनी सौतेली माँ का अत्याचार नहीं सहेंगी। इसलिए वो दोनों बहनें मिलकर कुछ टाइम तो रेलवे स्टेशन पर ही पकोड़े बेचकर अपना गुजर बसर करती है, और फिर धीरे धीरे अपने लिए किराए पर एक कमरा लेकर हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। ममता की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहा करती थी, और गरीबी के चलते बेचारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा सके। ममता के 2 बच्चे गुड़िया और सोनू थे। छोटी ही उम्र से गुड़िया ने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, और सोनू अपनी माँ के साथ उनके काम में उनकी मदद किया करता था। दरअसल ममता घर चलाने के लिए अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा ठेला लगाकर प्याज पराठा बेचने का काम किया करती थी। इसी तरह से एक दिन बारिश का मौसम होता है और गुड़िया अपनी माँ से बोलती है, वैसे माँ, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है और इस बारिश के मौसम में अक्सर लोगों को पराठे खाने का मन करता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आज हमारी खूब बिक्री होगी। पता नहीं बेटा, ये तो भगवान ही जानता है कि आज हमारी कैसी बिक्री होगी। अरे माँ, अच्छा सोचो तभी तो अच्छा होगा। बारिश का मौसम है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ग्राहक आएंगे। पता नहीं बेटा, आएंगे या नहीं आएंगे। आ जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इस वक्त हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए भगवान करे कि हमारी आज नहीं बल्कि रोज अच्छी बिक्री हो। माँ, चिंता क्यों करती हो? देखना, जरूर आ जाएंगे। ईश्वर भी ऊपर से देख रहा है, वो हम सबके साथ इतना अनर्थ तो नहीं होने देंगे। और नहीं तो क्या, भगवान हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। क्या बात है, मेरे बच्चे कितना समझदार हो गए हैं। तुम दोनों की ये समझदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि कल को अगर मैं ना भी रहूं तो भी मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत समझदार हो चुके हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ममता के ठेले पर 1-2 ग्राहक प्याज का पराठा खाने के लिए आ जाते हैं। ममता सभी को एक एक करके गर्मा गर्म प्याज के पराठे खिलाती है और ग्राहक पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ममता के ठेले पर 1-2 ग्राहक प्याज का पराठा खाने के लिए आ जाते हैं। ममता सभी को एक एक करके गर्मा गर्म प्याज के पराठे खिलाती है और ग्राहक पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, देखा माँ, सही कहा था ना मैंने, बारिश के मौसम में ग्राहक ज्यादा आते हैं, तो देखो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं हमारे। बस ऐसे ही हमारे ठेले पर ग्राहक प्याज का पराठा खाने के लिए आते रहे तो हमारा हर दिन का जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम अपने सर से गरीबी और कर्ज को खत्म करने की कोशिश भी कर लेंगे।
वैसे आप मुझे और भैया को भी प्याज का पराठा बनाना सिखा दीजिए ना, फिर मैं और भैया मिलकर प्याज का पराठा बनाया करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों हैं ना आपका सहारा बनने के लिए। आप हमें पराठा बनाना सिखा दीजिए। अरे बेटा, तुम दोनों पहले ही मेरी बहुत मदद करते हो, इसलिए पराठा बनाने का काम भी मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकदम से मेरे बच्चों के सर के ऊपर इतना सारा काम का बोझ आ जाए। अरे माँ, आप कितना सोचती हो, और वैसे भी हम आपके ही तो बच्चे हैं ना, तो अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं बच्चों, तुम दोनों मेरी बहुत मदद करते हो, बहुत सारा काम करते हो तुम दोनों। माँ कहाँ ज्यादा काम करते हैं, आप सिखा दो ना हमें प्याज का पराठा बनाना। गुड़िया बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा ठीक है, सिखा दूंगी। फिर तुम दोनों भाई बहन आराम से बैठकर प्याज के पराठे बनाना और मैं पैसे गिना करूंगी। बिल्कुल सही माँ, देखना जितना लोगों को आपके हाथ का प्याज का पराठा पसंद है ना, उससे ज्यादा हम गरीब भाई बहन के हाथ का पराठा उन्हें पसंद आएगा। सपने तो तुम दोनों के तुम्हारे कद से भी बड़े हैं। सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे ना माँ, बिना सपने देखे तो आंखों के आगे अंधेरा ही रहेगा। आप देखना माँ, हम आपको इस गरीबी से जरूर बाहर निकालेंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर ममता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो गुड़िया और सोनू को अपने गले से लगा लेती है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन प्याज के ठेले से जो भी कमाई हो रही थी उससे ममता का घर ठीक ठाक चल रहा था। अब गुड़िया और सोनू भी अपनी माँ से प्याज का पराठा बनाना सीख लेती है। इसी तरह से एक दिन ममता को बहुत तेज बुखार आता है और वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाती है। तभी गुड़िया और सोनू अपनी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं, माँ, आज आप बिल्कुल काम करने के लिए नहीं उठेंगी। आप आज दवाई लेकर बस आराम करेंगी और बाकी का सारा काम हम दोनों भाई बहन मिलकर कर लेंगे। ये तू क्या बोल रही है गुड़िया? अगर काम नहीं करूंगी, प्याज के पराठे नहीं बेचूंगी, तो फिर हमारे घर में राशन कहाँ से आएगा बेटा? अपना पेट भरने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं और गुड़िया बनाएंगे ना प्याज का पराठा। वैसे भी अब हम प्याज का पराठा बनाना अच्छे से सीख गए हैं, इसीलिए आज से प्याज का पराठा हम दोनों ही बनाएंगे और आप आराम करेंगी। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम दोनों इतने माहिर नहीं हुए हो कि एक के बाद एक ग्राहकों को प्याज के पराठे बनाकर दे सको, इसलिए तुम दोनों मुझे ही ये सब करने दो। बाकी अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुमसे मदद ले लूंगी। हम सब कुछ कर लेंगे माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और भैया सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए आप चुपचाप जाकर आराम करो। बिल्कुल माँ, आप बस आराम कीजिए। ये लीजिए, सबसे पहले आप दवाई खा लीजिए। और अब आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी माँ, और आराम से सोती रहेंगी। मैं और भैया सब संभाल लेंगे। गुड़िया और सोनू की बातें सुनकर ममता आराम से सो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर ठेले पर प्याज के पराठे बनाने का काम करने लगते हैं। हर दिन की तरह आज भी ठेले पर कई ग्राहक आते हैं और जैसे तैसे करके गुड़िया और सोनू सभी को प्याज के पराठे बनाकर देते रहते हैं। अब क्योंकि दोनों को प्याज के पराठे बनाने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए शुरुआत में पराठे बनाते वक्त उन दोनों के हाथ जल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ की मदद करने के लिए दोनों भाई बहन प्याज के पराठे बनाते रहते हैं। 2 से 3 दिन तक ममता की तबीयत ऐसी ही खराब रहती है और जब उसे आराम आता है तो वो अपने बच्चों के जले हुए हाथ देखती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, मेरी खराब तबीयत के चलते मेरे बच्चों के हाथों की हालत ये क्या हो गई है। काश कि इन दोनों मासूमों को गरीबी ने इतना ज्यादा मजबूर ना किया होता कि इन्हें ये प्याज के पराठे बनाने पड़े। माँ, रो क्यों रही हैं आप? ये तो एक छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी शुरू में तो हर किसी को इतनी तो लगती ही है, फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ? और नहीं तो क्या, आप भी तो जब काम करती है तो आपके भी हाथ जल जाते हैं, फिर भी आप काम करती रहती है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हो हमारी इतनी? तो फिर मैं और गुड़िया क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी कोई भी काम करना सीखेंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ चोट भी लगेगी। और फिर धीरे धीरे हम बिल्कुल आपकी तरह ही फटाफट प्याज के पराठे बनाकर बेचा करेंगे। सच में तुम दोनों मेरा बहुत बड़ा सहारा हो। तुम दोनों ना होते तो पता नहीं इस गरीबी में मैं अकेले क्या करती। करना वरना कुछ नहीं है माँ। अब मैंने और गुड़िया ने सोचा है अपने प्याज के पराठों के काम को थोड़ा और बेहतर करने के लिए। क्या सोचा है बेटा? क्या करना चाहते हो तुम दोनों?
माँ, मैं और भैया चाहते हैं कि हम अपने प्याज के पराठे के ठेले को अब घर के बाहर ना लगाकर कहीं दूर लगाएंगे, जहाँ पर लोगों का ज्यादा आना जाना हो। जैसे कि किसी सड़क के किनारे या फिर किसी बाजार में। बिल्कुल सही माँ, ऐसे ही किसी जगह पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे हाथों के बने हुए प्याज के पराठों का स्वाद पहुँच सके। सड़क के किनारे पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्याज के पराठों का ठेला लगा सकते हैं। यहाँ से सभी लोग बस और रिक्शा पकड़ने के लिए आते हैं। बस तो फिर माँ, अब हम वहीं पर प्याज के पराठों का ठेला लगाएंगे और आप बस देख रेख का काम करेंगे, बनाने का काम मैं और भैया करेंगे। इसी तरह से अब ममता, गुड़िया, सोनू मिलकर अपने घर के बाहर प्याज के पराठे का ठेला न लगाकर सड़क के किनारे पर प्याज का पराठा बनाकर बेचने के लिए ठेला लगाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वहां पर यात्रियों का आना जाना बहुत ज्यादा था, इसलिए प्याज के पराठों की बिक्री वहां पर ज्यादा होने लगती है और सोनू और गुड़िया दोनों भाई बहन मिलकर ही सारा दिन सभी ग्राहकों को प्याज के पराठे बनाकर बेचने और खिलाने का काम करते हैं और ममता ग्राहकों द्वारा दिए गए पैसों को रखने और गिनने का काम करती है। 1 महीने के अंदर गरीब भाई बहन के हाथ के पराठों की बिक्री काफी ज्यादा अच्छी होती है और एक दिन ममता बोलती है, तुम दोनों भाई बहन ने तो कमाल कर दिखाया। इस महीने जितनी कमाई प्याज का पराठा बेचकर हुई है, उतना तो तब से नहीं हो रही थी जब से मैं प्याज का पराठे का ठेला लगा रही थी। इसलिए ही तो माँ, मैं और भैया ने ये तरकीब लगाई थी कि हम प्याज के पराठों को वहाँ पर बेचेंगे जहाँ पर लोग इसे खाने के लिए ज्यादा आया करेंगे। घर के बाहर तो हमारे बस आज पड़ोस के लोग ही आते थे और वो हर दिन इस चीज को अपने घर पर भी बना सकते थे, इसीलिए पैसों में लोग कम ही खरीदते थे। सच में तुम दोनों भाई बहन के हाथ के प्याज के पराठों ने तो हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। अभी तो बस शुरुआत है माँ, आगे देखो ये तरक्की और बढ़ती जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे सर से गरीबी का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिल्कुल माँ, याद है ना आपको कि आपको बस कमाई की गिनती करनी है और पराठों को हम दोनों बनाएंगे। भगवान हर घर में तुम जैसे ही बच्चे दे ताकि आगे जाकर हर बच्चा अपने माता पिता का सहारा बने। माँ, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो आप ही की वजह से कर रहे हैं। अगर आप हमें प्याज का पराठा बनाना ना सिखाती तो शायद हम कभी नहीं कर पाते। इसी तरह से गरीब भाई बहन गुड़िया और सोनू मिलकर अपने प्याज के पराठे के छोटे से काम को एक बड़े लेवल तक ले जाते हैं। जहां वो पहले ठेला लगाया करते थे, अब एक दुकान खरीद लेते हैं और अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को भी दुकान पर काम पर लगा लेते हैं और प्याज का पराठा बेचकर पैसे कमाते रहते हैं। शहर की छोटी सी बस्ती में मेघा अपने बेटे पीयूष के साथ अकेली रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का निधन हो गया था, जिसके बाद से मेघा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए वो काम पर निकल जाती है और दोपहर को थकी हारी घर वापस आती है। एक दिन, सुनो मेघा, मेरी सास आ रही है और अब से वो हमारे साथ ही रहेंगी, इसलिए हमें कोई ऐसी काम वाली चाहिए जो कि 24 घंटे हमारे साथ रह सके और उनकी देखभाल भी कर सके। लेकिन मालकिन, मैं तो 24 घंटे नहीं रह सकती, मेरा बेटा भी है और मुझे दूसरे घर भी काम करने जाना होता है। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तुम्हें बता रही हूँ कि तुम आज अपना हिसाब लेकर चली जाना। मैंने दूसरी नौकरानी का इंतजाम कर लिया है। ये सुनकर मेघा को बड़ा जोर का झटका लगा। वो 2 घरों में काम करती थी और उसी से जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चला रही थी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी तो दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। और मैंने तो पीयूष से वादा भी किया था कि इस बार उसे नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। क्या सोच रही हो मेघा? ये लो पैसे, मैंने तुम्हारा सारा हिसाब कर दिया है। मेघा ने चुपचाप लिफाफा पकड़ा और घर आ गई। आज वो वाकई बहुत दुखी थी कि तभी उसका बेटा पीयूष स्कूल से घर वापस आया। उसके हाथ में एक पॉलिथीन में कुछ था। अरे पीयूष, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बोला था ना कि हमारे स्कूल के बाहर एक अंकल पनीर कुलचा बेचते हैं।
आज आपके लिए वही लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, मैं जानता हूँ जरूरत नहीं थी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम कभी बाहर का कुछ नहीं खाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हारे लिए पनीर कुलचा लेकर आता हूँ। अच्छा, तुम बैठो माँ, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। और फिर दोनों माँ बेटे पनीर कुलचा खाने लगे। मेघा ने आज पहली बार पनीर कुलचा खाया था। उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। कैसा लगा माँ पनीर कुलचा? ये तो वाकई बहुत अच्छा है बेटे। एक बात तो बता, कितने का आया था ये पनीर कुलचा? 25 रुपए का माँ। इसके बाद मेघा थाली उठाकर रसोई में रख आई। फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी और फिर शाम को अपनी पड़ोसन से बात करने के लिए निकल गई। अरे मेघा, सुनकर बहुत बुरा लगा। आजकल तो वैसे ही काम की इतनी किल्लत हो रही है। अब तू क्या करेगी? एक जगह काम करने से तो तेरे घर का गुजारा नहीं होने वाला। इसीलिए तो तेरे पास आई हूं। तू ही कहीं काम बता देना। मैं कहाँ से काम बताऊं? तुझे तो पता ही है, आजकल कितनी जांच पड़ताल की जाती है किसी को काम पर रखने से पहले। इन सब में ही 2 महीने निकल जाएंगे और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि अपना ही कोई काम शुरू कर लें। मेघा समझ गई थी कि पड़ोसन टाल मटोल कर रही है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गई। माँ, जब से स्कूल से आया हूं मैं देख रहा हूं तुम बहुत परेशान हो। हाँ बेटा, परेशान तो मैं हूं। तुझे नए कपड़े भी दिलाने थे और आज मेरा एक जगह का काम छूट गया है। समझ में नहीं आ रहा ये घर कैसे चलाऊंगी। ऊपर से तेरी परीक्षा भी है। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो? अरे छोड़ो ना माँ, क्या लोगों के घरों में काम करना, तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो? देखो ना, वो अंकल भी तो पनीर कुलचा बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं ना। पर बेटा, मैं तो ये भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो पनीर कुलचा बनाना ही नहीं आता। तो क्या हुआ माँ, तुम सीख तो सकती हो ना। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना अच्छा खाना बनाती हो, सब लोग तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ करते हैं। अगर एक बार पनीर कुलचा बनाना सीख जाओगी ना, तो फिर देखो, तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा माँ, मुझे ना 20 रुपए दे दो, मुझे अपने स्कूल का होमवर्क खत्म करना है, कुछ पेपर लेकर आने हैं। और मेघा अपने बेटे पीयूष को 20 रुपए दे देती है। थोड़ी देर में पीयूष जब घर वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी। माँ, ये देखो, मैंने तुम्हारी समस्या का हल कर लिया है। इस किताब में तरह तरह के खानों की रेसिपी है और उसमें पनीर कुलचे की भी रेसिपी है। जैसा किताब में बताया है, अगर तुम बिल्कुल वैसा ही बनाओगी ना, तो देख लेना माँ, तुम बहुत अच्छा पनीर कुलचा बना लोगी। पीयूष की बात सुनकर मेघा हंसने लगी। हट पागल, किताब से पढ़कर भी भला कोई खाना बनाता है? हाँ माँ, क्यों नहीं बनाते हैं, तभी तो इस किताब में ये सब कुछ छपा गया है। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ और फिर देखो कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सब कुछ। पीयूष अपनी माँ मेघा को बताता है कि पनीर कुलचा कैसे बनता है और उसके साथ में छोले की सब्जी और चटनी भी। ये ले, मैं तो सोच रही थी न जाने कैसे बनता होगा ये तेरा पनीर कुलचा। अरे ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं बना सकती हूँ आसानी से। मैं जानता था माँ, तुम बना सकती हो, इसीलिए तो मैं ये किताब खरीद कर लाया हूँ। मुझे पैसे दो, मैं सामान भी लेकर आता हूँ और कल पनीर कुलचा बनाना। अपने बेटे की बात सुनकर मेघा के अंदर भी जोश आ गया। वो सामान खरीदने के लिए पीयूष को पैसे देती है। सुन पीयू, बहुत सारा सामान लेकर मत आ जाना। पहले मैं घर पर बनाकर देखूंगी, अगर अच्छा बना तभी हम आगे का सोचेंगे। ठीक है माँ।
थोड़ी देर में पीयूष पनीर कुलचे बनाने का सामान ले आया। अगले दिन पीयूष जब स्कूल गया तो मेघा भी अपने काम पर निकल गई और वहां से लौटने के बाद पनीर कुलचा बनाने की तैयारी करने लगी। जैसा किताब में लिखा है, मैंने बिल्कुल उतना ही सामान लेकर ये पनीर कुलचा तैयार कर लिया है। बस एक बार पीयूष आ जाए तो खाकर बताए कि कैसा बना है ये पनीर कुलचा। थोड़ी देर में जब पीयूष स्कूल से वापस घर लौटा और उसने पनीर कुलचा खाया तो फौरन अपनी माँ के हाथ चूम लिए। मैं जानता था माँ, तुम ये जरूर बना लोगी। बस अब हम यही काम शुरू करेंगे। मैं तेरी मदद करूंगा माँ, और दोनों मिलकर खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ, देख पीयूष, तू मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा है ना? क्या सच में ये इतना अच्छा बना है जैसा कि तू खरीद कर लाया था? हाँ माँ, ये बहुत अच्छा बना है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, तेरी कसम। मेघा जानती थी कि पीयूष उसकी झूठी कसम नहीं खाता। ये सुनकर मेघा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब वो काम पर गई तो वहां उस घर की मालकिन से बोली, मेम साहब, क्या मैं आज आपको नाश्ते में पनीर कुलचा बनाकर खिलाऊं? क्या तुझे पनीर कुलचा बनाना आता है? हाँ, एक बार आप खाकर बताएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। मेम साहब उसे पनीर कुलचा बनाने के लिए कहती हैं। थोड़ी देर में पनीर कुलचा बनकर तैयार था। क्या बात है मेघा दीदी, पराठे तो आप लाजवाब बनाती ही हैं। ये पनीर कुलचा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर से खरीद कर खा रहा हूँ। हाँ मेघा आंटी, ये सचमुच बहुत अच्छा बना है। आपने आज पहली बार ये बनाया, तो फिर पहले हमें बनाकर क्यों नहीं खिलाया? उन सब की बातें सुनकर मेघा बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सपने बुन रही थी। इसका मतलब पीयूष बिल्कुल सच कह रहा था। अब मैं पनीर कुलचा बनाकर बेच सकती हूँ बाजार में। उस दिन मेघा पनीर कुलचे का सामान खरीद कर घर आई। जब पीयूष स्कूल से वापस घर लौटा तो मेघा ने उसे बताया कि अब से वो पनीर कुलचा बनाकर खुद का काम शुरू करेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। बस 1 महीने बाद मेरे बोर्ड के पेपर भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। और देख लेना माँ, एक दिन हमारी बड़ी सी दुकान हो जाएगी। मेरा बच्चा, जब तू मुझसे ऐसी बातें कहता है ना, तो मन करता है कि तेरी सारी की सारी बातें सच हो जाए। हाँ मेरे बच्चे, देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक दिन हम दोनों की अपनी दुकान होगी और हम इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे। फिर मेघा ने अपना खुद का काम शुरू किया। उसने एक अच्छी सी जगह देखी जो भरी सड़क के फुटपाथ पर थी, जहां से लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा था। उसने उस जगह को साफ किया और वहां पर अपने बेटे पीयूष की मदद से सारा सामान ढंग से लगाया। सबसे पहले उसने पनीर कुलचे का रेट 20 रुपए रखा। माँ, तुमने बहुत कम पैसे रखे हैं। 25 का तो वो अंकल ही देते हैं। पता नहीं बेटा, वो कब से काम कर रहे हैं और हमने तो अभी नया नया काम ही शुरू किया है। इतने रेट ठीक है, क्या पता 25 रुपए कोई दे ही ना सके। हाँ, लगता है तुम ठीक कह रही हो माँ। फिर मेघा पनीर कुलचा बेचना शुरू करती है। वो बहुत अच्छे पनीर कुलचे बनाती है और सब लोगों को उसके हाथ के पनीर कुलचे बेहद पसंद आते हैं। पीयूष भी स्कूल से वापस आकर अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाता। मेघा 12 बजे से पनीर कुलचा बेचना शुरू करती और शाम के 5 बजे तक उसके पनीर कुलचे एकदम खत्म हो जाते। जब पूरे महीने काम करने के बाद उसके हाथ में थोड़े पैसे आते तो उसे बहुत अच्छा लगता। अब रोज उसके हाथ में बहुत से पैसे आते और उन पैसों को देखकर मेघा का उत्साह पहले से ज्यादा बढ़ जाता।
उधर पीयूष भी अपनी परीक्षा देने में व्यस्त था। थोड़े दिनों के बाद जब उसकी परीक्षाएं खत्म हुई तो वो पूरी तरह से अपनी माँ मेघा का साथ देने लगा। एक दिन पीयूष के कुछ दोस्त वहां पर आए। अरे मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर पनीर कुलचा बेचता है। मैं नहीं, मेरी माँ ये काम करती है, मैं तो इनका हाथ बटाता हूँ। तुम बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग भी कुछ खाने पीने के लिए ही निकले थे, लेकिन अब लगता है आंटी जी के हाथ का पनीर कुलचा ही खाना होगा। ये सुनकर पीयूष खुश हो गया। वो अपने दोस्तों को पनीर कुलचा खाने के लिए देता है। आंटी, ये पनीर कुलचा तो सचमुच में बहुत अच्छा बना है। मुझे लगता है कि मुझे ये अपने पेज पर डालना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इस तरह तो तुम्हारी कॉपी खराब हो जाएगी बेटे, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मेघा की बात सुनकर पीयूष के सारे दोस्त हंसने लगे। फिर वो मेघा को समझाने लगे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। वो अपनी कॉपी के पेज की बात नहीं कर रहे थे, वो तो सोशल मीडिया के पेज की बात कर रहे थे, जिससे पीयूष की मम्मी जल्दी फेमस हो जाए। इसीलिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, ऐसा पीयूष के दोस्त ने कहा। बच्चों की इस बात को सुनने के बाद मेघा को अपने ऊपर बहुत हंसी आई।